वेलकम टू सीजेड क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास सेवेंथ का जो हमारी बुक है पर्यावरण। तो पर्यावरण शब्द को हम लोग समझ लेते हैं, शुरुआत इसकी कहाँ से हुई है, इसका क्या मतलब है और पर्यावरण में हम किसको किसको सम्मिलित करते हैं। तो इस चित्र से स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण के घटक बताए गए हैं। पर्यावरण को दो प्रकार से बांटा गया है, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक पर्यावरण में आपका वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और सजीव या जैवमंडल आते हैं। जबकि मानव निर्मित में इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब। अब इसके बाद में मानव के बारे में बताया गया है कि मानव अकेला, परिवार के साथ में, समुदाय के साथ में, फिर धर्म के साथ में, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी कि पर्यावरण से कोई क्षेत्र जो है अछूता नहीं है। सभी क्षेत्रों को इसमें शामिल कर लिया गया है। पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनीर या एनवायरोनीर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन चीजें सम्मिलित की गई हैं उनको समझते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, ये बात क्लास 6 में की गई थी। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल के नाम से जाना जाता है। इन सबको हमने देख लिया है, पहले भी देख लिया है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कहा जाता है। पारितंत्र शब्द को समझते हैं, जैवमंडल को भी देख लेते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पारितंत्र पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और ऊर्जा के पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध होते हैं। पारितंत्र के बारे में बताया गया है कि एक उदाहरण दिया गया है यहाँ, उसके बारे में हम लोग नहीं देखेंगे लेकिन चित्र से समझने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। एक ताल का पारितंत्र दिखाया गया है जिसमें कि घास है, यहाँ कुछ पुष्प हैं, कमल, और ये बदक है। तो ये सब हमारा पारितंत्र का हिस्सा है। इम्पोर्टेंट बात है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? यह वस्तुओं के अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ आपस में अदल बदल लेते हैं लोग बाग। कारण है कि हमारे पास, हमें गेहूं की ज़रूरत है, किसी को चावल की आवश्यकता है। तो मान लीजिए मेरे पास गेहूं है और दूसरे के पास में चावल है। अब हमें आवश्यकता चावलों की है और दूसरा वाला जो व्यक्ति जिसके पास चावल है उसको गेहूं की है। तो आपस में एक्सचेंज कर लेंगे दोनों को। पैसे की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती इसमें। मानवीय पर्यावरण मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति का अनुरूप बना लिया था, उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग एवं उसमें परिवर्तन के लिए कई तरीके सीख लिए। इसी में बताया गया वस्तु विनिमय को। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चनों के ऊपर। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? मरुस्थल प्राकृतिक होता है, वन भी प्राकृतिक होता है, ताल, ताल तलैया, ये सब हम लोग बनाते हैं। इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का घटक नहीं है? समुदाय मानव ने बनाए हैं, धर्म भी मानव ने बनाए हैं, लेकिन स्थल, भूमंडल, ये मानव ने नहीं बनाया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? मानव निर्मित आपका सड़क है, समुद्र, पहाड़ नहीं है। कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? जनसंख्या वृद्धि। और देख लेते हैं जैवमंडल। जैवमंडल किससे संबंधित है? तो जैवमंडल आपका वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, वायु एवं पारस्परिक पारस्परिक
क्रिया करते हैं। इसके बाद में वायुमंडल क्या है, तो आप सभी जानते हैं वायुमंडल का मतलब हो गया वायु को घेरने वाली चादर। जलमंडल, जहाँ जल होगा और उसको हम लोग जलमंडल कहेंगे, जलीय क्षेत्र। पर्यावरण क्या है, हमारे आसपास का क्षेत्र पर्यावरण कहलाता है। हमारा पर्यावरण में पार्ट नंबर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग से स्टार्ट करेंगे। पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, किस प्रकार का है, तो बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री पड़ा है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं। पर्पटी सबसे ऊपर वाली, यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर व समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सियल, सिलिका तथा एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की पर्पटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सिमई, सिलिका और मैग्नीशियम कहा जाता है। मैग्नीशियम होता तो Mg है, लेकिन यहाँ इसको सिमई बोला जाता है, SiMa। पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। पर्पटी के नीचे कौन, ऊपर पर्पटी, नीचे आपका मेंटल, 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड कहलाती है। सबसे आंतरिक परत क्या कहलाएगी, क्रोड, याद रखना पड़ेगा। यहाँ समझाया गया है पृथ्वी के जरिए, तो ये हमारी पृथ्वी रही, ये आंतरिक क्रोड है। यहाँ ऊपरी परत पर्पटी, स्थल मंडल, फिर इसके बाद मेंटल का विस्तार दिखाया गया है। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, क्रोड में भी दो पार्ट हैं, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। महत्वपूर्ण फैक्ट है, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र तल पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना पड़ेगा, तब आप कहीं पहुंच पाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है, केवल 1%। 84% मेंटल है एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। अब हम लोग समझ लेते हैं आगे। आंतरिक परत क्रोड है, जिसकी त्रिज्या यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। समझाया जा रहा है पृथ्वी को, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी है, जिसे निफे, निकल और फेरस, Ni और Fe, निकिल और फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान व दाब काफ़ी उच्च होता है। सेल एवं खनिज को देखते हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय सेल, इनको इग्नियस कहा जाता है। अवसादी को सेडिमेंट्री सेल, कायांतरित को मेटामॉर्फिक सेल के नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहा जाता है। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। 3 प्रकार की होती हैं, जिनको हमने देख लिया है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। अंतर्भेदी कौन है, बहिर्भेदी कौन है, उनको देख लेते हैं। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है। पर्पटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी, यानी कि बाहर निकल जाए, बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहेंगे। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, तो बेसाल्ट किसका उदाहरण हो गया, तो बहिर्भेदी आग्नेय सेलों का।
दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, अंदर ही जम जाए, बाहर ना तोड़ के आ पाए, यहीं कहीं जम जाए। तो इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहा जाता है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। आगे महत्वपूर्ण बात बताएगी, सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। यह अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये आदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना होता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं कि जीवाश्म होते हैं। जीवाश्म किसमें होते हैं? अवसादी सेलों में। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में बदल जाते हैं। आग्नेय सेल के ऊपर जब उच्च ताप उच्च दाब डाला जाएगा तो वो उसकी काया पलट जाएगी, उसका रूप ही बदल जाएगा। ऐसा ही अवसादी के साथ में है। उच्च ताप और उच्च दाब के कारण ये कायांतरित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए बताया गया है, चिकनी मिट्टी सिलेट में, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। यहाँ चित्र दिखाया गया है। अब कुछ शब्द की उत्पत्ति उसको देख लेते हैं। इग्नियस लैटिन शब्द इग्नस जिसका अर्थ है अग्नि, सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंट से बना है जिसका अर्थ है स्थिर। मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द है ग्रीक। इग्नियस और सेडिमेंट्री जो है वो दोनों लैटिन है, लेकिन मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द है। मेटामॉर्फोस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, चिविड्डी, 5 पत्थर, बहुत सारे ये सब गांव में ज़्यादा हम लोगों ने खूब खेला है, आपने भी खेला होगा। अब आगे बताया गया है किस प्रकार से क्या प्रक्रिया होती है। मैग्मा इस प्रकार से बाहर आता है। आग्नेय सेल अवसादी सेल में जब टूट फूट जाती है वायुदाब के कारण, ताप के कारण, इसके बाद में इस पर उच्च ताप उच्च दाब जब लगेगा अवसादी सेल के ऊपर तो ये कायांतरित सेल बन जाती है। ये इस प्रकार से ये साइकिल अपना बंद नहीं होता है, साइकिल चलता ही रहता है लगातार। आग्नेय सेल पर जब उच्च दाब होगा तो ये कायांतरित बना देगा। अवसादी के ऊपर भी अगर उच्च दाब डाला जाएगा तो वो भी आपका कायांतरित सेल बना देगा। तो यही यहाँ पे बताया गया है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय व अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। ताप एवं दाब के कारण आग्नेय और अवसादी दोनों कायांतरित हो जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः अत्यधिक ताप या दाब जब पड़ेगा कायांतरित के ऊपर तो पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में बदल जाता है। ये क्रम आपका लगातार चलता रहता है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती खनिज पदार्थ प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी किया जाता है। ये सब बातें आप अच्छे से जानते हैं। स्टारित मैग्मा से बने सेल आग्नेय सेल होते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रूड है। सोना, पेट्रोलियम, कोयला क्या है? तो ये खनिज हैं।
सोना, पेट्रोलियम, कोयला खनिज है। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, अवसादी होती है, सेडिमेंट्री। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो परपटी। परपटी। परपटी के बाद में मेंटल, फिर आपका थ्रोट आता है। मेंटल कितना होता है? 2900 किलोमीटर तक। अब सही मिलान करने हैं, जोड़े हम सभी देख लेते हैं थोड़ा। क्रोड क्या होता है? तो क्रोड आप सब जानते हैं, सबसे भीतरी परत होती है। खनिज क्या है? खनिज और सेल में अंतर क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो सेल क्या होती हैं? कठोर जो सेलें होती हैं उनसे सड़क एवं इमारत बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। खनिज क्या है? तो खनिज इनका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। चिकनी मिट्टी क्या होती है? तो ये आपको पता है, सिलेट में बदल जाती है। चिकनी मिट्टी सिलेट में बदल जाती है। सीएल का है, क्या है? सीएल सिलिका और एल्यूमिनियम जिसमें होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड वाला। क्लास 7th में है हमारा पर्यावरण जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 हमारी बदलती पृथ्वी को स्टार्ट करते हैं। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। अब इसके बाद में ये बहुत सारी बातें बताई गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हो जाता है। प्लेट की गति के कारण प्लेट गति कर रही हैं, बहुत सारी प्लेटें हैं। महाद्वीपीय प्लेट अलग है, अलग अलग महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं। प्लेट की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनिक यानी कि एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, जो कभी धीमी गति, कभी तेज होगा तो कभी धीमा गति होगा। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आंतरिक जो घटनाएं हैं आकस्मिक गति के कारण होती हैं। पृथ्वी की गतियां बताई गई हैं। पृथ्वी की गतियां आंतरिक बल और बहिर्जनिक बल के कारण होती हैं। अंतर्जनिक बल को बांटा गया है आकस्मिक बल में और पटल विरूपण बल में। पटल विरूपण जो बल होते हैं वो पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं। पर्वतों के निर्माण में कौन सहायक है? तो पटल विरूपक बल, ये अंतर्जनिक बल होता है। आकस्मिक बल के कारण भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन आते हैं। बहिर्जनित जो बल होता है वो अपरदन एवं निक्षेपण यानी मिट्टी के कटाव वटाव से संबंधित रखेगा। एवं निक्षेपण नदी या बहता जल से होता है, पवनों से होता है, समुद्री तरंग से होता है, हिमनद से होता है। ज्वालामुखी के बारे में बताया गया, भूपर्पटी पर एक खुला छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। गैसें एवं राखें यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। जो क्रेटर एक छोटा सा छिद्र है उसको भी दिखाया गया है। ये लावा बहता हुआ नज़र आ रहा है। परपटी है और मेंटल ये आपको दिखाई गई है। मैग्मा कोस्ट को दिखाया गया है। एंडो का मतलब होता है अंता, एक्सो का मतलब होता है बाहा और जेनिक का मतलब होता है उत्पत्ति। एंडोजेनिक एक्सोजेनिक दो बल अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़े हैं। आगे लिखा है, इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होते हैं। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र और ये भू सतह आपकी रही, भू सतह का नजदीकी जो केंद्र होगा उसे क्या कहेंगे? अधिगम केंद्र या अधिकेंद्र। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगें, एस तरंगें, एल तरंगें।
पी तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगें कहा जाता है, एस तरंग को अनुप्रस्थ और एल तरंगें पृष्ठीय तरंगें होती हैं। भूकंप में हुई हानि को दिखाया गया, गुजरात में भूकंप, इसके बाद भुज में 2001 में जो भूकंप आया था उसको बताया गया, उसकी कटिंग यहाँ पे लगाई गई है। भूकंप से बचाव के लिए बताया गया सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहें किनसे, आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से। तो ये सब बताया गया कि पहले से तैयारी आपको करनी होगी। दोस्तों, पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं, आपदा का सामना विश्वास से करें। मुख्य स्थल कृतियाँ अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया, पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा जो क्षय होता है अपरदन कहलाता है। जबकि सैल अगर टूट रहे तो वो अपक्षय है। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। वायु, जल आदि उड़ा के कोई ले जाएगा, हवा में कोई बहा के ले जाएगा, वही है, और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित हो जाते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ये नियाग्रा का चित्र दिखाया गया है। नदी के कार बताए गए हैं, तो आप सब जानते हैं क्या क्या है। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। नदी के जल से कौन सी भूमि का अपरदन होता है? दृश्य भूमि। जब कोई नदी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है, बताया भी गया है, दिखाया गया है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्ग कहते हैं। उसका फ्लो कम हो जाता है, विसर्ग बनाने लगती है। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन व निक्षेपण शुरू हो जाता है। मिट्टी, गाद, अवसाद जमा होने लगते हैं। विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बन जाती है जिसे चाप झील या गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ दिखाया गया है। पहले कहीं ऐसी नदी बही होगी, उसके बाद में ये मुख्य नदी से कट गई क्योंकि यहाँ अवसाद और गाद इकट्ठे हो गए, तो ये चाप झील का उदाहरण हो गया है। ये तटबंध बताया गया। तटबंध क्या होता है? चारों तरफ ये तट बने होते हैं। आपने देखा होगा जब कोई नदी बहती है तो चारों तरफ एक बाउंड्री से बनी होती है, इसे तटबंध कहा जाता है। वही यहाँ बताया गया है। मुख्य नदी और वितरका को समझाया गया है। मुख्य नदी, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं, वितरकाएँ, उनको यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, कुछ इस प्रकार से। स्टैक, स्टैक क्या होता है? जिसके ऊपर कोई छत वत सब खत्म हो जाए, सीधा सीधा एक पिलर टाइप का होता है स्टैक। ये तटीय मेहराब को बताया गया है। तो देख लेते हैं आखिरकार क्या क्या है यहाँ। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इसमें केवल छत ही बचती है जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देती है तो केवल दीवार बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। तो यहाँ लगातार पानी टकराएगा, ये भी इस प्रकार से, तो एक केवल पिलर सा बचेगा यानी कि दीवार सा, उसे स्टैक कहेंगे। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैली तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्र की तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं।
हिमनद के कार बताए गए हैं। तो हिमनद क्या है? हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील का निर्माण कर देते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे बड़े बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। पवन के कार को दिखाया गया है। बालू के टिब्बे ये लहरदार बन जाते हैं। रेगिस्तान में आप देख सकते हैं इनको बड़े आसानी से। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार की सेल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल की ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। पवन जो है ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है जिनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इन्हें लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेपण या निक्षेप पाए जाते हैं। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? समुद्र हिमनद हिमोड़। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? आकस्मिक गतियाँ आपको ज्वालामुखी, छत्रक शैलें पाई जाती हैं। छत्रक शैलें कहाँ पाई जाती हैं? तो छत्रक शैलें अभी पड़ा था रेगिस्तान में। चाप झील बनती है नदी घाटी से। विसर्प क्या करती है? तो विसर्प नदियाँ करती हैं। हिमनद क्या है? तो बर्फ की नदी है। पुलिन और बालू टिब्बा। पुलिन क्या है? समुद्री तट पर जो गंदगी इकट्ठी हो जाती है। बालू टिब्बा रेगिस्तान से संबंधित। पृथ्वी का कंपन है। हमारा पर्यावरण में क्लास 7 के एनसीईआरटी हमारा पर्यावरण में पार्ट नंबर 4 वायु की स्टार्ट करते हैं। तो वायु के संबंध में हम सभी जानते हैं, तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल रही पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक लेती है, ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। जब ऊष्मा को रोक लेगी कार्बन डाइऑक्साइड तो अपने आप गर्मी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और इसके अभाव में पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुओं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ जाता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है और बहुत नए खतरे बढ़ गए हैं। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कुछ समय के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि डूब जाएंगे पूरी तरीके से। वही यहाँ पे समझाया गया कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.93, अन्य गैसें 0.04%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। फिर भी ये ग्लोबल वार्मिंग में कितनी अहम भूमिका निभा रही है उसी के बारे में यहाँ बताया गया है लिखकर। हमने समझ लिया, आपने भी पढ़ा होगा कई बार, उसको बार बार रिपीट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसीलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से
ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। तो वही ये सब बातें जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित और ऑक्सीजन से संबंधित बताई गई हैं। वायुमंडल की संरचना 5 परतों में विभाजित है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्यमंडल एवं बहिर्मंडल। इसको देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। पहले क्षोभ मंडल को देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, औसत 13, कहीं 0 से आपकी 18 तक है, कहीं 0 से 14 तक लिखी है। औसत एनसीईआरटी में 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओला, सभी इसी के अंदर होता है। समताप मंडल क्या है? क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन परत, ओजोन गैस की जो परत है वो पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल तीसरा मंडल है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में जलते हैं, मध्य मंडल में। अब बाह्यमंडल देख लेते हैं। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। आयन मंडल किसका भाग है? आंसर है बाह्य वायुमंडल का। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। क्वेश्चन ये है कि रेडियो तरंगें कहाँ पाई जाती हैं? बाह्यमंडल में। आयन मंडल किसका भाग है? तो बाह्य वायुमंडल का। अब बाह्य के बाद एक बहिर होता है, ये अलग है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल दिखाया गया है और उसके बाद में यहाँ समताप मंडल को दिखाया गया, हवाई जहाज का चित्र और ओजोन दिखाए गए, जिससे समझ विकसित हो रही है कि समताप मंडल में हवाई जहाज के अनुकूल दिशाएं होती हैं। ओजोन परत यही पाई जाती है जो रक्षा करती है हमारी। किससे रक्षा करती है? रक्षा करती है पराबैंगनी विकिरण से। मध्य मंडल तीसरा मंडल है। इसके बाद में बाह्यमंडल यही होता है। आयन मंडल रेडियो तरंगों के संचार के लिए ये बाह्यमंडल जिम्मेदार है। आखिरी होता है बहिर्मंडल। आइए आगे चलते हैं। मौसम एवं जलवायु क्या है समझ लेते हैं। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? ये सब क्वेश्चन हैं, पूछे गए हैं। और ऐसा ही पूछा गया, कितनी बार क्रिकेट के मैच में ऐसा ही देखने को मिला है कि बरसात हो जाती है, हो पाएगा मैच कि नहीं हो पाएगा। तो इसी के विषय में मौसम और जलवायु को समझाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ मौसम क्या है? मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम इस स्थान की जलवायु बताती है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरबवां भाग ही प्राप्त कर पाती है। तापमान क्या है? आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं, जब वायुमंडल का तापमान
होता है, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहा जाता है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। आत्मन क्या है? आत्मन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के विकरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन या सूर्यतप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। तापमापी, वायु तापमापी, ये वर्षा मापी है, और ये आपका बात दिग्दर्शी पवन की दिशा को बताने के लिए एंटीना से लगाया गया है ऊपर। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंड्रेस सेल्सियस ने किया। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, 100 डिग्री पर उबलता है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहां वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। बहुत कॉमन सी बात है। यदि वे अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्तस्राएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं। अगला है, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवनों को पछुआ पवन या पश्चिमी पवन कहते हैं। वायु दाब को समझ लेते हैं। तो वायु दाब को अभी हमने उधर देखा था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायु दाब में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। वायु दाब सर्वाधिक समुद्र स्तर पर, और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब का क्षेत्र बनाती है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। उच्च दाब के कारण वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। पवन को समझ लेते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। उच्च से निम्न की ओर पवन। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती तथा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे चलती तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। ये सब बातों को यहाँ बताया गया है, पवन को समझाने का काम किया है। स्थानीय पवनें क्या हैं? व्यापारिक, पश्चिमी एवं पूर्वी स्थायी पवनें, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। स्थायी पवनें। मौसमी पवनें क्या हैं? ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं, जैसे भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें क्या हैं? वे पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के समय किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। वायुदाब पेटियों को बनाया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट है निम्न दाब की पेटी। ये 5 डिग्री 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में फैली है। इसके बाद में हम चलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, जो 35 डिग्री, ये 30 और ये 35, यहाँ है अक्षांश। जैसा उत्तरी गोलार्ध में वैसा ही दक्षिणी गोलार्ध में आपको दिखेगा। उसके बाद में 35 से 65 तक सनातन पछुआ पवनें चलती हुई दिखाई गई हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी उसकी बात कर रखी है। चक्रवात के बारे में बताया गया कि चक्रवात प्राकृतिक आवेश या चक्रवात, यहाँ देख लेते हैं। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया।
उड़ीसा एवं बंगाल की खाड़ी। 29 अक्टूबर 1999 के कर्ण महाचक्रवात आया। तो बहुत सारे चक्रवात आते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में भी गुजरात के तट से होकर बिपरजॉय एक आया था। आर्द्रता क्या होती है इसको समझते हैं। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से बाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जब यह ठंडा होना शुरू होता है जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि ये वायु में तैर ना सकें तब ये बरसड़ के रूप में नीचे आती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न होने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई भी पड़ती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला बरसड़ वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौमजल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाता है। वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। वर्षण के रूप हिम, सहिमवृष्टि तथा ओला हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? ओजोन। समताप मंडल की। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण क्षोभमंडल है। वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? तो समताप मंडल। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब घटता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो इसे वर्षा कहते हैं।